साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग यूपी पीसीएस 2021 जिसकी प्रारंभिक परीक्षा 24 अक्टूबर 2021 को होना निर्धारित है, उसके लिए टेस्ट देख रहे हैं। और आज के दिन जो टेस्ट हम लोग देखेंगे, यह ध्येय आईएएस कोचिंग संस्था के द्वारा जो टेस्ट सीरीज कराई गई है, उसी में से एक टेस्ट को यहाँ पर हम लोग पूरे व्याख्या के साथ देखेंगे। तो यहाँ पर हम लोग इस टेस्ट को के 75 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे और इसके नेक्स्ट पार्ट में अगले 75 क्वेश्चन को देखेंगे। तो चलिए यहाँ से प्रारंभ करते हैं। इसमें पहला प्रश्न है आपका कि चोल काल में कुर्रम शब्द प्रयुक्त होता था किसके लिए? तो ये ग्राम संघ के लिए इसका प्रयोग किया जाता था। तो चोल काल में ग्राम संघों को जो है कुर्रम कहा जाता था, तथा चोल साम्राज्य जो है प्रांतों में विभाजित था और प्रांतों को क्या कहा जाता था? मंडलम कहा जाता था। तथा चोल साम्राज्य में 8 मंडल थे। इसके अतिरिक्त चोल काल में व्यापारिक नगरों में नगरम नामक व्यापारियों की एक सभा होती थी। आगे बात कर लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी एक मुगल शहजादी मखफी के उपनाम से कविताएं लिखती थी? तो ये थी जेबू उन निशा। इसके बारे में और देखें तो मुगल काल में गुलबदन बेगम तथा जेब उन निशा को प्रकांड विदुषी महिला माना जाता था। हुमायूंनामा की रचना गुलबदन बेगम ने की थी, जबकि शहजादी जेब उन निशा मखफी नाम से कविताएं लिखती थी। अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, भारतीय नाटक के आरंभिक सूत्र ऋग्वेद के संवाद सूक्त में मिलते हैं। बिल्कुल सही है। ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में वर्ण व्यवस्था का प्रथम उल्लेख मिलता है। तो यहाँ पर दोनों कथन सही हैं। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा यह से बौद्ध मत से संबंधित है? तो देखिए, कनिष्क के समय में बौद्ध धर्म 2 शाखाओं में विभक्त होता है, हीनयान और महायान। महायान के 2 संप्रदाय थे, शून्यवाद जिसे माध्यमिका कहते हैं और विज्ञानवाद जिसे योगाचार कहते हैं। तो यहाँ पर माध्यमिका और योगाचार जो है ये महायान बौद्ध मत से संबंधित है। तो इस प्रकार से ए ऑप्शन 1 और 2 सही हो जाएगा। इसके अतिरिक्त याद रखिएगा कि हीनयान के भी 2 संप्रदाय होते हैं, वैभाषिक और सौतांत्रिक। तो वैभाषिक और सौतांत्रिक जो है ये हीनयान जो है शाखा से संबंधित थे। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किस मध्यकालीन कवि को पूर्व के होमर की उपाधि प्रदान की गई थी? तो फिरदौसी को। किसको? फिरदौसी को। फिरदौसी ने शाहनामा की रचना की, जो बाद में फारस का राष्ट्रीय महाकाव्य बन गई। आगे चलते हैं, 2 सूचियां दी गई हैं मौर्य युगीन प्रांत और राजधानी की, तो इन्हें सुमेलित करना है। देखिए, अवंती राष्ट्र की राजधानी क्या है? तो इसकी राजधानी उज्जैनी रही है। प्रासी की राजधानी आपकी पाटलिपुत्र, दक्षिणापथ की राजधानी सुवर्णगिरी और कलिंग प्रांत की राजधानी जो थी वो तोसली थी। इस प्रकार से आप देखेंगे तो 4, 2, 3, 1 अर्थात डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, फिर 2 सूची दी गई हैं, बताना इनमें से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। शासक और यवन राजदूत का। तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में मेगस्थनीज आता है, बिंदुसार के समय में डायमेकस, अशोक के समय में डायनोशियस और स्कंदगुप्त के समय में हेलियोडोरस नहीं आता है। हेलियोडोरस शुंग शासक भागभद्र के दरबार में आता है, न कि स्कंदगुप्त के दरबार में। हेलियोडोरस ने वासुदेव के सम्मान में बेशनगर में गरुड़ स्तंभ स्थापित किया था। अगला है, निम्नलिखित उपनिषदों में से किस एक में कृष्ण के प्राचीनतम संदर्भ पाए जाते हैं? तो यह जो है छांदोग्य उपनिषद में इनके संदर्भ में प्राचीनतम वर्णन यहाँ पर मिलता है। देखिए, छांदोग्य उपनिषद में कृष्ण को देवकी पुत्र तथा ऋषि अंगिरस का शिष्य बताया गया है। कृष्ण भागवत धर्म के प्रवर्तक थे तथा वासुदेव का पुत्र होने के कारण इन्हें वासुदेव कृष्ण कहा गया है। अगला है, अल्फांसो डी अलबुकर्क के संबंध में निम्न कथनों में से कौन सा एक सत्य है? वह पुर्तगाल का भारत में प्रथम गवर्नर था। तो ये कथन आपका गलत है, क्योंकि पुर्तगाल का भारत में प्रथम गवर्नर फ्रांसिस्को डी अल्मीडा रहता है, जो 1505 से 1509 में रहता है। दूसरा, शांत जल की नीति का संबंध इसी के साथ था? नहीं, शांत जल की नीति का संबंध जो है फ्रांसिस्को डी अल्मीडा जो प्रथम गवर्नर था भारत में, उसके साथ था। और उसने दक्षिण पूर्वी एशिया के व्यापार को नियंत्रित करने के लिए शांत जल की नीति या ब्लू वाटर पॉलिसी को अपनाया था। तीसरा, वर्ष 1510 में इसने, अर्थात जिसकी चर्चा की जा रही है अल्फांसो डी अलबुकर्क ने, इसने 1510 ईस्वी में गोवा के समृद्ध बंदरगाह पर अधिकार कर लिया था। तो ये कथन आपका सही है। तो सी ऑप्शन आपका सही है। देखिए, जो अल्फांसो डी अलबुकर्क था, ये 1509 से 1515 तक यहाँ का ये जो है पुर्तगाली गवर्नर था और इसे भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। 1510 में इसने गोवा के समृद्ध बंदरगाह पर अधिकार कर लिया था। अगला है, अलाउद्दीन के शासनकाल के संबंध में
निम्नलिखित कथनों पर या निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक असत्य है? खालिशा भू क्षेत्रों से लगान राज्य द्वारा वसूल किया जाने लगा, सही है। दूसरा, इसके द्वारा लागू बाजार व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य वस्तुओं के मूल्य बढ़ने से रोकना था, ये भी सही है। उसने मुक्ता प्रथा एवं खूती प्रथा को समाप्त कर दिया, तो ये कथन गलत है। उसने मुक्ता प्रथा तथा खूती प्रथा को समाप्त नहीं किया, बल्कि केवल स्वामियों के विशेषाधिकारों को समाप्त कर दिया था, तो ये आपका सी ऑप्शन सही नहीं है। जबकि डी ऑप्शन देखें, इसके समय में आरजे मुमालिक द्वारा सैनिकों की भर्ती की जाने लगी, ये सही है। देखिए, अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1316 तक ये शासन करता है और इसने भूमि की पैमाइश कराकर सरकारी कर्मचारियों द्वारा लगान वसूलने की व्यवस्था सर्वप्रथम आरंभ की थी या प्रारंभ की थी। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी एक कृति अरबों की सिंध विजय के संदर्भ में जानकारी देती है? तो चचनामा जो है, चचनामा इसके द्वारा जानकारी मिलती है। यह मूल रूप से अरबी में लिखा गया है। इस ग्रंथ में मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण से पहले तथा बाद के सिंध इतिहास का वर्णन है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, विजयनगर साम्राज्य में चलने वाले सोने के सिक्कों को क्या कहा जाता था? तो इसे वराह कहा जाता था। विजयनगर साम्राज्य में सोने और तांबे दोनों प्रकार के सिक्के चलते थे। सोने की मुद्रा को वराह कहा जाता था, जो उस समय अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा थी, जबकि हूण जो है, हूण या हूना, ये जो है बहमनी साम्राज्य की मुद्रा थी। आगे चलते हैं, निम्नलिखित इगुमों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? संगठन और स्थापना वर्ष। मित्र मेला की स्थापना 1899 में, इंडियन रिपब्लिक आर्मी की 1930 में, ढाका अनुशूलन समिति 1904 में, नौजवान भारत सभा इसकी स्थापना 1924 में नहीं बल्कि 1926 में होती है और किसके द्वारा? भगत सिंह, यशपाल इत्यादि के द्वारा की जाती है। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह के सिक्कों पर मीर अब्दुल बाकी शाहबाई द्वारा रचित पदों का अंकन होता है? तो ये जो है औरंगजेब के सिक्कों पर ऐसा मिलता है, ठीक है। तो औरंगजेब ने सिक्कों पर कलमा खुदवाना बंद कर दिया। उसने अपने कुछ सिक्कों पर मीर अब्दुल बाकी शाहबाई द्वारा रचित पद अंकित करवाए। अगला है, सिनाई प्रायद्वीप के संदर्भ में सत्य कथनों पर की पहचान करें। पहला, यह लाल सागर तथा अदन की खाड़ी के मध्य स्थित है, तो ये कथन आपका गलत है। क्यों? क्योंकि जो सिनाई प्रायद्वीप है ये मिस्र का एक त्रिकोणीय प्रायद्वीप है। यह भूमध्य सागर तथा लाल सागर के मध्य अवस्थित है तथा यह एशिया में, दूसरा कथन यह एशिया में मिस्र का एकमात्र क्षेत्र है, तो ये बिल्कुल सही है। यह एशिया में मिस्र का एकमात्र क्षेत्र है तथा यह प्रायद्वीपीय स्वेज नहर के पूर्व से अकाबा की खाड़ी तक फैला हुआ है। तो यहाँ पर केवल आपका दूसरा कथन सही है, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किस जलवायु प्रदेश में पछुआ पवनों से साल भर वर्षा होती है? तो पश्चिमी यूरोप तुल्य जलवायु प्रदेश में ऐसा होता है। देखिए, पश्चिमी यूरोपीय तुल्य जलवायु प्रदेश का विस्तार दोनों गोलार्धों अर्थात उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध में 45 डिग्री से लेकर के 65 डिग्री अक्षांशों के बीच महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में होता है। इस जलवायु प्रदेश की प्रमुख विशेषता समुद्र से स्थल की ओर प्रचलित पछुआ पवन प्रवाह है। अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन और कारण वाला प्रश्न है। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों में तापमान संबंधी भिन्नताएं नहीं पाई जाती, ये कथन सही है। कारण, इनमें वाताग्र का अभाव होता है, तो ये भी सही है, कथन कारण सही है और व्याख्या भी हो रहा है, तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। जेट धाराओं के संबंध में निम्न में से कौन सा एक कथन असत्य है? तो देखिए, उष्णकटिबंधीय मानसूनी वर्षा जेट स्ट्रीम से प्रभावित होती है, सही है। ये क्षोभ सीमा के निकट प्रभावित होती है, ये भी सही है। इसके द्वारा मानव जनित प्रदूषकों का क्षोभ मंडल से समताप मंडल में परिवहन कर दिया जाता है, तो ये भी सही है। इसमें से कोई भी असत्य नहीं है, तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, डी ऑप्शन। अगला है, दक्षिणी दोलन, साउथर्न ऑक्सीलेशन, ये क्या है? तो ये जो है आपका, ये पश्चिमी तथा पूर्वी प्रशांत महासागर में वायु दाब की स्थितियों में बदलाव है। अगला है, निम्नलिखित घटनाओं में से कौन सी एक कालक्रम के अनुसार अंतिम स्थान पर है? तो देखिए, तराइन का द्वितीय युद्ध जो होता है 1192 में होता है, 1192 में होता है। और वहीं अलाउद्दीन खिलजी का राज्यारोहण कब होता है? 1296 में। 1296 से 1316 तक ये शासन करता है। जलालुद्दीन खिलजी की हत्या, तो जलालुद्दीन खिलजी की हत्या जो है अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा 1296 में की जाती है और उसी के बाद यह गद्दी पर बैठता है, ठीक है। डी ऑप्शन देखें, मोहम्मद बिन तुगलक की राजधानी का हस्तांतरण मतलब स्थानांतरित जो करता है, ये करता है 1325 से 1351 के मध्य में इसका शासनकाल रहता है। तो इसी अपने शासनकाल में यह ऐसा कार्य करता है। देखिए, सबसे लास्ट में कौन सा कार्य होगा? तो मोहम्मद बिन तुगलक का राजधानी स्थानांतरण होगा, ठीक है। तो डी ऑप्शन, इसमें क्रम लगाएंगे तो सबसे पहले तराइन का द्वितीय युद्ध होगा, फिर जलालुद्दीन खिलजी की हत्या होगी, फिर अलाउद्दीन खिलजी का राज्यारोहण और फिर मोहम्मद बिन तुगलक का राजधानी स्थानांतरण होगा। अगला है,
मैसूर के शासक टीपू सुल्तान द्वारा श्रीरंगपट्टनम में जैकोबिन क्लब की स्थापना की गई थी, वह प्रभावित था किससे? फ्रांसीसी क्रांति से वह काफ़ी प्रभावित था। 1782 में हैदर अली की मृत्यु के पश्चात टीपू सुल्तान ने मैसूर गद्दी पर बैठता है। आगे चलते हैं। वर्ष 1928 में मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में नेहरू रिपोर्ट प्रकाशित हुई। निम्नलिखित में से किसने नेहरू रिपोर्ट द्वारा अनुमोदित स्वतंत्र उपनिवेश के विचार का विरोध किया था? तो सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू दोनों ने किया था। तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए वर्ष 1928 में प्रकाशित नेहरू रिपोर्ट में डोमिनियन स्टेट्स की मांग की गई थी, परंतु सुभाष चंद्र बोस एवं जवाहरलाल नेहरू पूर्ण स्वाधीनता चाहते थे, इसलिए उन्होंने इस रिपोर्ट द्वारा अनुमोदित स्वतंत्र उपनिवेश के विचार का विरोध किया था। अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन है लोकमान्य तिलक ने एज ऑफ कंसेंट बिल का विरोध किया था, बिल्कुल सही है। कारण तिलक का मानना था कि सरकार के बजाय समाज को सामाजिक बुराइयों के उन्मूलन हेतु कदम उठाने चाहिए, तो ये भी सही है और व्याख्या भी कर रहा है, तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से किस एक ने बंगाल विभाजन के फलस्वरूप हुए आंदोलन का बंगाल में प्रारंभिक नेतृत्व किया था? तो ये किया था सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। देखिए वर्ष 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल का विभाजन हिंदू मुस्लिम एकता को भंग करने के लिए सुनियोजित तरीके से किया गया, और यहाँ पर इस आंदोलन का नेतृत्व जो है सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा किया गया था। बंगाल की निम्न फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी वह कौन सी थी? तो पुर्तगालियों द्वारा हुगली में, बंगाल के हुगली में जो है फैक्ट्री स्थापित की गई थी। आगे चलते हैं। नीचे उन व्यक्तियों की सूची दी गई है जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष हुए थे, उन्हें तिथि के अनुसार क्रमबद्ध कीजिए। तो नीचे दिए गए कूट की सहायता से अपना उत्तर दीजिए। महात्मा गांधी कब अध्यक्ष बनते हैं? तो 1924 में और कहाँ पे? बेलगाम में। वहीं इसके बाद श्रीमती सरोजिनी नायडू 1925 में, कहाँ पर? कानपुर में। फिर जवाहरलाल नेहरू ये अध्यक्ष बनते हैं 1929 और 1930 में, कहाँ पे? लाहौर में। ये तीसरे नंबर पे आ गए। और वल्लभ भाई पटेल ये 1931 में बनते हैं, कराची का जो अधिवेशन होता है वहाँ पर ये अध्यक्षता करते हैं 1931 में। तो इस प्रकार से देखिए आप, तो सबसे पहले महात्मा गांधी, फिर श्रीमती सरोजिनी नायडू, फिर जवाहरलाल नेहरू, फिर वल्लभ भाई पटेल आएंगे। तो इस प्रकार से आप देखेंगे तो सी ऑप्शन 1, 4, 2, 3 सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। निम्न पर विचार कीजिए। द गोल्डन बर्ड, द बर्ड ऑफ टाइम, द गोल्डन थ्रेशोल्ड, द ब्रोकन विंग, उपरोक्त में से कौन सी पुस्तकें सरोजिनी नायडू द्वारा लिखी गई हैं? तो देखिए इसमें से, इन चारों में से द गोल्डन बर्ड यह पुस्तक ब्रदर्स ग्रिम के द्वारा लिखी गई, बाकी अन्य जो हैं वो जो है सरोजिनी नायडू के द्वारा लिखी गई हैं। द बर्ड ऑफ टाइम, द गोल्डन थ्रेशोल्ड और द ब्रोकन विंग। तो यहाँ पर आपका 2, 3, 4 ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित कॉलेजों में सर्वप्रथम किसकी स्थापना की गई? हिंदू कॉलेज कलकत्ता की। इसकी स्थापना 1817 में डेविड हेयर के सहयोग से राजा राम मोहन राय ने की थी। आगे चलते हैं। निम्न देशों पर विचार कीजिए। बांग्लादेश, कोलंबिया, हवाई द्वीप, ताइवान, उपरोक्त में से कौन सा या से कर्क रेखा पर स्थित है? कर्क रेखा पर स्थित है। तो देखिए आपका बांग्लादेश, हवाई द्वीप तथा ताइवान, बांग्लादेश, हवाई द्वीप, ताइवान ये जो है कर्क रेखा पर स्थित है, ये कर्क रेखा पर स्थित है। जबकि कोलंबिया जो है ये विषुवत रेखा पर स्थित है। तो 1, 3, 4 सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ये ध्यान रखिएगा कि कोलंबिया विषुवत रेखा पर स्थित है। अगला है, 2 सूचियाँ दी गई हैं, इन्हें सुमेलित करना है। मूल चट्टान और रूपांतरित चट्टान। ग्रेनाइट का रूपांतरण किस में होता है? तो ग्रेनाइट का जो है नीच में, एक सेकेंड, ग्रेनाइट का रूपांतरण नीच में, बेसाल्ट का जो है एम्फी बोलाइट में, बलुआ पत्थर का क्वार्टजाइट में और चूना का संगमरमर में। इस प्रकार से 3, 4, 1, 2 डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, 2 सूचियाँ फिर दी गई हैं, क्षेत्र और खनिज। काइनी पठार कौन सा एक सुमेलित नहीं? देखिए काइनी पठार जो है टीन के लिए सही है। ची हुआ चांदी के लिए, ये भी सही है। बुरहान पहाड़ी एल्युमिनियम के लिए नहीं, ये गलत है। बुरहान पहाड़ी कुवैत में स्थित है जो पेट्रोलियम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है, तो सी वाला सुमेलित नहीं है। जबकि कटंगा क्षेत्र ये आपका चिली में है और कटंगा जायरे में, कहाँ पे है? जायरे में है और ये तांबा के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ ध्यान रखिएगा, काइनी पठार म्यांमार में है, ची हुआ मैक्सिको में है और कटंगा क्षेत्र जायरे में है। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? स्थानीय हवा और क्षेत्र। जोंडा स्थानीय हवा है अर्जेंटीना में, मिस्टल लायंस की खाड़ी में, ब्रिक फील्डर ऑस्ट्रेलिया में, नॉर्वेस्टर ये आपका न्यूजीलैंड में, उत्तरी न्यूजीलैंड में, ना कि वेनेजुला में। तो ये आपका सही सुमेलित नहीं है। लोम्बेक जल डमरू मध्य जोड़ता है किसको? तो ये आपका जावा सागर एवं हिंद महासागर को जोड़ता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षेत्र लौह अयस्क से संबंधित नहीं है? ब्राजील का इटावीरा पहाड़ी, ऑस्ट्रेलिया का पिलबरा क्षेत्र,
और स्वीडन का किरुना, ये जो है आपके लौह अयस्क से संबंधित हैं, लौह अयस्क से संबंधित। जबकि आपका चिली का चुक्की माता जो ये क्षेत्र है ये आपका तांबे के लिए प्रसिद्ध है। आगे चलते हैं, 2 सूचियाँ दी गई औद्योगिक केंद्र और मुख्य उद्योग। तो क्यूबेक जो है जलपात निर्माण के लिए, डार्टमंड लौह इस्पात, लियान रेशमी वस्त्र और टोरंटो ऑटोमोबाइल। तो 1 2 4 3 1 2 3 4 बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं 36 नंबर क्वेश्चन को। 2 कथन दिए गए हैं, इनमें हमें सही कौन सा ये बताना है। भारत में स्थित हिमालय की सर्वोच्च चोटी कंचनजंगा है, बिल्कुल सही है। और यह विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है, ये भी सही है। तो दोनों कथन यहाँ पर आपके सही हो जाते हैं, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित पर विचार कीजिए, मालदीव, हवाई द्वीप, बरमुंडा और अल्यूशियन, इनमें से कौन सा ज्वालामुखी द्वीप है। तो हवाई द्वीप और अल्यूशियन जो है ये आपके ज्वालामुखी द्वीप हैं। तो 2 और 4 बी ऑप्शन सही हो जाएगा। जबकि मालदीव और बरमुडा जो है ये आपके प्रवाल द्वीप हैं। आगे चलते हैं, फिर 2 सूचियाँ दी गई हैं, मरुस्थल और स्थित। तो काइजिल कुम जो है ये आपका उज्बेकिस्तान में है। कहाँ पर है? उज्बेकिस्तान में है। ग्रेट सैंडी ऑस्ट्रेलिया में, काराकुम तुर्कमेनिस्तान में है और मोजेब जो है संयुक्त राज्य अमेरिका में। तो 1 2 3 4 ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक पहाड़ी चंदन के वनों के लिए प्रसिद्ध है। तो मेलागिरी, तमिलनाडु का मेलागिरी। आगे चलते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन कारण वाला प्रश्न है। कथन है विशाखापत्तनम क्षेत्र देश का भू आबद्ध प्राकृतिक बंदरगाह है, सही है। कारण यहाँ इससे डॉल्फिन नोज पहाड़ी इस बंदरगाह से मानसूनी वर्षा के प्रभाव को कम करता है। तो ये सही, परंतु यहाँ पर व्याख्या नहीं हो रही है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक गर्त जो है प्रशांत महासागर में नहीं है। तो साउथ सैंडविच ट्रेंच ये अटलांटिक महासागर में स्थित है। जबकि करमेडक ट्रेंच, पेरूचिली ट्रेंच, जापान ट्रेंच, ये सभी जो है ये प्रशांत महासागर में स्थित हैं। जर्मनी में स्थित ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत उदाहरण है किसका। तो ये ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। किसका है? ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। आगे चलते हैं, निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सही सुमिलित नहीं है। नदी और उद्गम स्थल। तो देखिए, झेलम का उद्गम स्थल शेषनाग झील के पास से है। गंगा का गंगोत्री हिमानी, यमुना का जयालच्छु पर्वत श्रेणी नहीं है, बल्कि यमुनोत्री हिमनद के बंदरपूत चोटी के पास से यह उद्गमित होती है। जबकि ब्रह्मपुत्र आंशिक ग्लेशियर, तो आपका सी वाला सही नहीं है। अगला है, निम्नलिखित युगों में से कौन सा यह से सही सुमिलित है। बंगाल में मुस्लिम पुनर्जागरण के पिता नवाब अब्दुल लतीफ़ खां, पश्चिम भारत के पुनर्जागरण के जनक MG रनाडे, ये भी सही है। रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक सर विलियम जोन्स, ये भी सही है। तो यहाँ पे तीनों कथन सही हैं। कांग्रेस के प्रति लॉर्ड कर्जन की नीति क्या थी? इसका अस्तित्व समाप्त कर दिया जाए, ये इसकी नीति थी। तो देखिए, लॉर्ड कर्जन का मानना था कि नरमपंथियों के नेतृत्व में कांग्रेस काफ़ी कमज़ोर है। लॉर्ड कर्जन ने यह कहा था कि मेरा यह बड़ा मकसद है कि मेरे भारत प्रवास के दौरान इस पार्टी का अंत हो जाए। आगे चलते हैं, निम्नलिखित मुस्लिम नेताओं में से किसने स्वयं को होने वाला मसीहा एवं भगवान कृष्ण का अवतार होने का दावा किया। तो गुलाब अहमद कादियानी ने देखिए, वर्ष 1889 में अहमदिया आंदोलन की व्यवस्था मिर्जा गुलाब अहमद ने की थी। वह स्वयं को कृष्ण का अवतार भी मानते थे। उन्होंने अपने आप को होने वाला मसीहा था पुनर्जागरण का ध्वजधारी कहा था। अगला, निम्नलिखित ग्रहों में से किस एक के अक्ष का झुकाव एवं दिन का मान लगभग पृथ्वी के समान है। तो ये है आपका मंगल ग्रह का। आगे देखते हैं, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक असत्य है। तो पश्चिमी घाट की ऊंचाई उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ती, बिल्कुल सही है। दक्कन का पठार पूर्व की ओर मंद ढाल वाला है। दोनों कथन यहाँ पर सही है, कोई भी असत्य नहीं है। तो कौन सा असत्य? कोई नहीं। तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 49। निम्नलिखित में से कौन सा या से भारत के संविधान के 73 में संशोधन के विषय में सत्य है। पंचायतों को संवैधानिक स्थिति, ये भी सही है। अनुसूचित जातियों जनजातियों की महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण, ये भी आपका सही है। तीसरा, जिला योजना के लिए स्थायी संरचनाओं का उपबंध, ये 73वें के द्वारा नहीं बल्कि जिला योजना के लिए स्थायी संरचनाओं का उपबंध 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा किया गया था, जो कि नगरीय शासन व्यवस्था से संबंधित है। तो यहाँ पर आपका सही कौन सा है? ठीक है, एक सेकेंड, यहाँ पर हमें बताना सत्य कौन सा। तो पहला और दूसरा ही सत्य है, तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा एक मंत्रियों एवं न्यायवादियों को किसी भी सदन में बोलने या कार्रवाई में भाग लेने का अधिकार देती है। तो आर्टिकल 88 88 में
देखिए, संविधान के अनुच्छेद 88 में उपबंधित है कि प्रत्येक मंत्री और भारत के महान्यायवादी को यह अधिकार है कि वह किसी भी सदन में, सदनों की संयुक्त बैठक में और संसद की किसी संयुक्त बैठक में बोलें एवं उसकी कार्रवाई में भाग लें, किंतु इस अनुच्छेद के आधार पर वह मत देने का अधिकार हकदार नहीं होंगे। अगला है, भारत में प्रत्येक पंचायत अपने प्रथम अधिवेशन की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक कार्य करती है। यह वर्णित है किसमें? 243 के ई में। जलवायु परिवर्तन पर भारत की राष्ट्रीय कार्य योजना के 8 राष्ट्रीय मिशनों में कौन सम्मिलित नहीं है? तो राष्ट्रीय आजीविका संरक्षण मिशन जो है इसमें सम्मिलित नहीं है। तो जो 8 मिशन हैं राष्ट्रीय मिशन, उनको एक बार सुन लीजिए। राष्ट्रीय सौर मिशन, राष्ट्रीय समर्थित ऊर्जा दक्षता मिशन दूसरा है, तीसरा है राष्ट्रीय सतत पर्यावरण मिशन, चौथा है राष्ट्रीय जल मिशन, पांचवा है राष्ट्रीय हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र परिपथ मिशन, छठा है राष्ट्रीय हरित भारत मिशन, सातवां है राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन और आठवां है राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन रणनीतिक ज्ञान मिशन। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक संविधान का संघीय लक्षण है? संघीय लक्षण की बात की जा रही है। तो देखिए, न्यायपालिका की सर्वोच्चता एवं स्वतंत्रता जो है ये संघीय लक्षण, जबकि एकल नागरिकता, आपातकाल की घोषणा, राज्यपालों की राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति, ये जो है आपके एकात्मक विशेषताएं हैं। आगे चलते हैं, राष्ट्रपति द्वारा जारी कोई अध्यादेश संसद सत्र शुरू होने के बाद कितने दिनों के अंदर अनुमोदित होना चाहिए? तो 6 सप्ताह के बाद, 6 सप्ताह के भीतर। 6 सप्ताह को 7 से गुणा करिए तो 42 दिन आएगा, अर्थात 42 दिन। तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत आकस्मिक या असाधारण परिस्थितियों में राज्यपाल के कृत्यों के निर्वहन हेतु राष्ट्रपति उपबंध कर सकता है? तो ये राष्ट्रपति जो है उपबंध किसके तहत करेगा? अनुच्छेद 160 के तहत। अगला है, संसद में बजट पारित होने की विभिन्न अवस्थाएं होती हैं, जिनमें क्रमशः बजट की प्रस्तुति, आम चर्चा तथा विभागीय समितियों द्वारा जांच प्रथम 3 चरण हैं। ये प्रथम 3 चरण हैं। निम्नलिखित दिए गए विकल्पों में से अगले 3 चरण जो है क्रमशः कौन से हैं? देखिए, सबसे पहले जो शुरू के हैं, बजट की प्रस्तुति होती है, फिर आम चर्चा, फिर विभागीय समितियों द्वारा जांच, फिर इसके बाद अनुदान की मांग होती है। अनुदान की मांगों पर जो है मतदान होता है, फिर आपका विनियोग विधेयक पारित होता है और फिर वित्त विधेयक पारित किया जाता है। तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, विनियोग विधेयक के संदर्भ में निम्नलिखित असत्य कथन को चुनें। यह सरकार को भारत के संचित निधि से धन निकालने की शक्ति देता है, सही है। यह विधेयक लोकसभा अथवा राज्यसभा किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है, तो ये कथन आपका सही नहीं है, क्योंकि यह जो है विधेयक, विनियोग विधेयक, वैसे ध्यान रखिएगा अनुच्छेद 114 के तहत आता है। तो बी ऑप्शन देखें, तो यह विधेयक लोकसभा में बजट प्रस्तावों और अनुदानों की मांग पर चर्चा के बाद पेश किया जाता है। लोकसभा में पारित होने के बाद इसे राज्यसभा में भेजा जाता है। तो इस प्रकार से यह जो है किसी भी सदन में पेश नहीं किया जा सकता है। सी देखते हैं, इस विधेयक के पारित न होने पर सरकार को इस्तीफा देना होता है, सही है। स्वतः निरसन इसकी अनूठी विशेषता, ये भी सही है। आगे चलते हैं, संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो देखिए, पहला, संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या और सेवा शर्तों को संबंधित राज्य के राज्यपाल द्वारा निर्धारित किया जाता नहीं, राष्ट्रपति के द्वारा निर्धारित किया जाता है। ठीक है, तो पहला गलत हो गया। दूसरा, संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता नहीं, संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट जो है राज्यपाल को सौंपता है, न कि राष्ट्रपति को। तो यहाँ पर आपका दोनों कथन गलत हैं, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, संविधान सभा के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन असत्य हैं? असत्य की बात की जा रही है। यह वयस्क मताधिकार पर आधारित है, वयस्क मताधिकार पर आधारित थी, गलत है। यह बहुदलीय निकाय थी, ये भी गलत है। अप्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी, ये आपका सही है। देखिए, क्योंकि कैबिनेट मिशन जब आता है उसके बाद ही संविधान सभा का गठन का प्रावधान किया जाता है, तो संविधान सभा के गठन के संबंध में मिशन ने वयस्क मताधिकार पर आधारित निर्वाचन से इनकार कर दिया था, क्योंकि इसमें अत्यंत विलंब होगा, और यह व्यवस्था दी गई थी कि संविधान निर्मात्री सभा का गठन अप्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा की जानी चाहिए। ठीक है, तो देखिए, पहला वाला गलत हो गया। दूसरा, चूंकि इसमें जो है सभी समुदायों से, प्रत्येक समुदाय के प्रतिनिधियों को जगह दी गई थी, तो इसमें केवल तीसरा वाला सही है। तो इसमें इसके संदर्भ में ऑप्शन सही नहीं है, बस इसके बारे में आप ये ध्यान रखिएगा इतनी चीज़ें। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन भारत के संविधान का संघीय लक्षण नहीं है? तो देखिए, संघीय लक्षण की बात कर रहा है, संविधान की सर्वोच्चता, ये आपका संघीय है। सशक्त केंद्र जो है ये संघीय लक्षण नहीं है, बल्कि ये एकात्मक लक्षण या विशेषता है। जबकि स्वतंत्र न्यायपालिका, शक्तियों का विभाजन, ये जो है संघीय लक्षण है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा या से किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा के परिणाम है? राष्ट्रपति मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद को भंग कर देता, सही है। संसद राज्य के विधेयक और बजट प्रस्ताव को पारित करती है, ये भी सही है। स्थानीय निकायों का विघटन होता है, नहीं। देखिए, राष्ट्रपति शासन लगने से स्थानीय निकायों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो पहला ही दूसरा आपका सही है। तो सी ऑप्शन आपका
सही हो जाएगा। देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 द्वारा राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाने का उपबंध है। अगला है कथन कारण वाला प्रश्न, धन विधेयक का प्रारंभ केवल लोकसभा में ही किया जाता है। सही है, कारण लोकसभा लोकप्रिय निर्वाचित सभा है, तो दोनों कथन सही है और व्याख्या भी हो रहा है। ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 2 या अधिक राज्यों के लिए उनकी सहमति के पश्चात संसद द्वारा कानून बनाने की शक्ति किस अनुच्छेद के तहत वर्णित है? तो ये जो है आपका अनुच्छेद 252, अनुच्छेद जो है 252 के तहत वर्णित है, 252 के तहत। अगला है 2 सूचियाँ दी गई, इन्हें सुमेलित करना है। अनुच्छेद 87 यह राष्ट्रपति के विशेष संबोधन से संबंधित है। 98 संसदीय सचिवालय से। 105 जो है ये संसद सदस्यों के विशेषाधिकार से संबंधित है। 108 संसद की संयुक्त बैठक से संबंधित है। इस प्रकार से 2143 बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। भारतीय संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की अभिवृद्धि का उल्लेख है किसमें? अनुच्छेद 51 में। किसमें? 51 में है। आगे चलते हैं। सर्वोच्च या उच्च न्यायालय द्वारा जारी प्रतिषेध रिट के माध्यम से न्यायालय क्या करता है? देखिए, प्रतिषेध का मतलब क्या होता है? रोकना। इसे किसी अर्धन्यायिक या न्यायिक अधिकरण की कार्रवाई करने से रोकता है। मतलब जो उच्च न्यायालय है इसे किसी उच्च न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों को या अधिकरणों को अपने न्याय क्षेत्र से उच्च न्यायिक कार्यों से रोकने के लिए जारी किया जाता है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संसद में लाए जाने वाले स्थगन प्रस्ताव का लक्ष्य है? तो सरकार की किसी विशिष्ट नीति की आलोचना करना। देखिए, स्थगन प्रस्ताव सरकार के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव टाइप का होता है। यह प्रस्ताव किसी भी सदस्य द्वारा गंभीर सार्वजनिक महत्व के विषयों पर सदन का ध्यान आकर्षित करने के लिए होता है। अगला है, उत्तर प्रदेश में स्नातकों द्वारा विधान परिषद के कितने प्रतिशत सदस्य चुने जाते हैं? तो 1/12 सदस्य। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल वर्षा का प्रभाव है? तो पौधों में प्रकाश संश्लेषण क्रिया का बाधित होना, संगमरमर की दीवारों का क्षरण होना, झीलों में अम्लों की समस्या बढ़ जाना, उपयुक्त सभी। तो डी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसके लिए पराश्रव्य ध्वनि अर्थात अल्ट्रासोनिक वेव्स का प्रयोग किया जाता है? तो सिग्नल देने के लिए, निर्जीवाणुकृत करने में और उत्प्रेरक के रूप में। तो उपरोक्त सभी डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। जीव भार का पिरामिड, जीव भार का जो पिरामिड है आपका वो किस पारिस्थितिक तंत्र में उल्टा होता है? तो तालाब में जो है यह उल्टा होता है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी अर्थव्यवस्था एडम स्मिथ के हस्तक्षेप के सिद्धांत पर कार्य करती है? तो ये उदारवादी अर्थव्यवस्था, उदारवादी अर्थव्यवस्था जिसे जो है निजी क्षेत्र की अर्थव्यवस्था कहते हैं, इसके संदर्भ में हस्तक्षेप करती है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारतीय अर्थव्यवस्था का लक्षण नहीं है? तो देखिए, दोषपूर्ण संपत्ति वितरण है, प्रति व्यक्ति आय का निम्न होना ये भी है, पूर्णतः विकसित आधारभूत संरचना, तो ये इसकी विशेषता नहीं है। जबकि डी देखें, पर्याप्त पूंजी का अभाव, ये सही है। अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा कथन कारण वाला प्रश्न है ये। तो कथन है, वर्तमान समय में आर्थिक समृद्धि को आर्थिक विकास के एक भाग के रूप में देखा जाता है। सही बात है, कारण आर्थिक विकास का संबंध लोगों के कल्याण से है। तो दूसरा वाला कथन भी सही है, परंतु व्याख्या नहीं कर रहा है, तो इसलिए आपका बी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आर्थिक समृद्धि से आशय सकल घरेलू उत्पाद, सकल राष्ट्रीय उत्पाद तथा प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि से है, जबकि आर्थिक विकास का आशय या संबंध लोगों के कल्याण से है। इससे गरीबी, बेरोजगारी तथा असमानता में कमी आती है। आर्थिक समृद्धि को आर्थिक विकास के भाग के रूप में देखा जाता है। अगला है, राष्ट्रीय आय की अवधारणा के संबंध में सही कथन चुनिए। देखिए, यह किसी समयावधि में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के प्रवाह को दर्शाता है। बिल्कुल सही है। इसमें अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं का मूल्य ही गिना जाता है, ये भी सही है। इसके साथ एक निश्चित समय की अवधि जुड़ी होती है, ये भी सही। सभी कथन सत्य हैं, तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम लोगों ने 75 क्वेश्चन कंप्लीट किया। तो इससे आगे के 75 क्वेश्चन को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।